तो देखें बच्चों, आज की इस क्लास में फिर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11वीं गणित अध्याय 2 हम विविध प्रश्नावली के कुछ सवालों पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें खास तौर से हम वो सवाल ले रहे हैं जो आपको वार्षिक परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, है ना। वैसे विविध प्रश्नावली आपको लगानी होती है, उसमें जितना हम पढ़ चुके हैं उसमें से आपको पूछा जाता है ना, तो खुद से ही लगानी होती है। लेकिन कम से कम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो हमारे ना छूटे, ठीक। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं कई बार, इसलिए अपन ने इनको लिया है। दूसरा प्रश्न इसमें है विविध में, f(x) बराबर x वर्ग, तब आपको f(1.1) माइनस f(1) अपॉन 1.1 माइनस 1 इसका मान निकालना है। और दूसरा एक सवाल वो लिया है f(g) such that r tends to r, क्रमशः f(x) इक्वल टू x प्लस 1 है, g(x) इक्वल टू 2x माइनस 3 है। तो हमें f प्लस जी, f माइनस जी, f अपॉन जी पता करना है, ठीक। तो सबसे पहले इस सवाल को देख लेते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखें। f(x) इक्वल टू हमारे पास क्या है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें क्या की वैल्यू चाहिए, f(1.1) और f(1), तो इसमें रखिए ना x बराबर 1.1 पर, माने x की वैल्यू हम 1.1 रख रहे हैं, तो जहां x है वहां पर क्या आ जाएगा, 1.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x पर वर्ग है तो 1.1 पर क्या आएगा, वर्ग आएगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1.21। तो ये f(1.1) की वैल्यू आ गई। अब x इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू 1 लिखिए, तो f(1) की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। तो 1 का स्क्वायर तो क्या होगा, तो इसलिए का साइन लगाओ और वो लेकर के चलो जो पता करना है। f(1.1) माइनस f(1) अपॉन 1.1 माइनस 1 इसका मान निकालते हैं। f(1.1) इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1.21 माइनस f(1) की वैल्यू अपॉन 1.1 माइनस, तो 1.21 में से 1 को माइनस करिए, 0.21 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ 1.1 में से 1 को माइनस करिए, 0.1 आएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक जीरो लगा लेते हैं। अब ये जीरो दशमलव के बाद 2 डिजिट इसमें है, दशमलव के बाद 2 डिजिट इसमें है, तो दशमलव काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 21/10। 10 के 21 में भाग देंगे तो 1 शून्य है ना, यहाँ पे 1 दशमलव आ जाएगा, तो 2.1 ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि f(1.1) माइनस f(1) अपॉन 1.1 माइनस 1 की वैल्यू होगी कितनी, 2.1। क्लियर होगी बात। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मान निकाल लेना है और इसमें रखना है। वो वाला सवाल देखिए, f(g) such that r tends to r, क्रमशः f(x) इक्वल टू x प्लस 1। इसका मतलब है कि f और g r से r में दो फलन है, r से r में है, मतलब r कौन सी संख्या पर समस्या कहलाता है, इसका मतलब f और g वास्तविक फलन है। ये केवल इतनी बात बता रहा है कि f और g कौन से फलन है, वास्तविक फलन है, रेंज जो में सब r में से होगा। और f(x) की परिभाषा है x प्लस 1 और g(x) की है 2x माइनस 3। अब वो आपसे कह रहा है कि f प्लस जी, f माइनस जी, f अपॉन जी ज्ञात करो, ठीक। तो बहुत सिंपल सा है ये सवाल। f प्लस जी का मतलब हुआ जोड़ना है, f माइनस जी का मतलब हुआ घटाना है, f बटे जी का मतलब हुआ एक में दूसरे का भाग देना है। तो f(x) इक्वल टू हमारे पास है x प्लस 1 और g(x) इक्वल टू कितना है, 2x माइनस 3। इसलिए f प्लस जी इक्वल टू हम इसके ऐसा लिख देंगे, इक्वल टू f(x) प्लस g(x), f प्लस जी इंटू एक्स माना जाएगा यहाँ पर बाहर, तो इसका मतलब होता है f(x) प्लस g(x). तो मैंने जब f प्लस जी लिखा तो इसका मतलब हुआ f(x) प्लस g(x) लिखा है। समझ आ गई ना बात। अब f(x) की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 और 2x, g(x) की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 3। अब ये जोड़ दो तो x 2x मिला के और प्लस का 1 माइनस का 3, ये f प्लस जी की वैल्यू हो गई। आपको x की वैल्यू चाहिए f माइनस जी, तो f माइनस जी को हम क्या लिखेंगे, हाँ वेरी गुड, f(x) माइनस जी(x),
अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 1 माइनस 2x-3। अभी माइनस को अंदर ले जाओ, x प्लस 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 अकेला आएगा। अब x में से 2x को हटाओ, माइनस का x बचेगा, तो माइनस का x प्लस का 1 प्लस 3 4, ये आंसर आ गया। अब चाहिए हमें f अपॉन जी। f अपॉन जी का मतलब, वेरी गुड, एफ एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू, इसको इतनी पे छोड़ देंगे हम, क्योंकि इसमें और कुछ कर नहीं पाएंगे। अब इर्रेशनल नंबर तो है नहीं है कि परिमेयकरण कर दो, फिर तो आपको जो करना है जो करते रहो, ये सबसे सरलतम रूप है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी सवाल में इस टाइप के सिंबल लिखे हैं तो आप समझ लीजिए, ये कह रहा है जोड़िए, ये कह रहा है घटाइए, ये कह रहा है भाग कीजिए, एफ इंटू जी होता तो क्या बोलते अपन, गुणा कर दीजिए। तो इतनी सी बात आती है। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ऐसा कोई सवाल पिछली प्रश्नावली में अपन को नहीं आया है, तो एकदम से परीक्षा में आ जाए और मिसलेनियस प्रश्नावली से अपन ने किया नहीं है तो वो चूक जाता है। रेंज डोमेन तो आपने सीख लिए, तो आपको पता है कैसे करना है उनको, लेकिन इस टाइप के सवाल आया तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, है सरल पर मालूम तो रहे कि करना क्या है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 3, अध्याय 1 और अध्याय 2, ठीक है ना। हमारे हो चुकी अध्याय 1 में हमने क्या पढ़ा था, समुच्चय के बारे में, ठीक है ना। अध्याय 2 में क्या पढ़ा, संबंध एवं फंक्शन के बारे में। 12वीं क्लास का जो अध्याय 1 है वो अध्याय 2 के बाद से ही चालू होता है, इसलिए उसमें अच्छी तरह से फंक्शन जो पढ़े हैं और जो रेंज डोमेन आदि के बारे में पढ़ा है वो अच्छी तरह से सीख लेना। अब हम अध्याय 3 पर आते हैं। तो आज मैं आपको अध्याय 3 की पूरी इंट्रोडक्शन बता दूं। अध्याय 3 का नाम क्या है हमारा, त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें क्या, आपने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है, हाँ पढ़ा है आपने, कौन सी क्लास में, 10वीं में। क्या पढ़ा है 10th में आपने, कि त्रिकोणमिति में 6 प्रकार के आपने त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ा होगा। साइन फलन, कोसाइन फलन, टेंजेंट फलन, ठीक है ना, कोसेकेंट फलन और सेकेंट और कोटेंजेंट, ठीक है ना। तो 6 प्रकार के जिनको आपने क्रमशः लिखा, साइने, कोसे, टेने, कोसेके, सेके और कोटे। और साथ में आपने पढ़ा इनमें परस्पर संबंधों के बारे में, ठीक है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूं पिछले साल का, जो आपने पढ़ा है कुछ नया मिल जाए शायद। क्या होता है बच्चों, ये इसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं अपन, समकोण त्रिभुज है ना। ये एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी मैंने इसको नाम दे दिया। इस भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण या हाइपोटेनियस, ठीक है ना। अब इसमें से कोई भी कोण के हिसाब से लंब या आधार भुजा हो सकती है। अगर मैं इस पर बात करूं, इसको मैं थीटा लेकर के, इसको कोण को थीटा मानकर बात करूं, तो ये हमारी थीटा के लिए लंब भुजा हो जाएगी, ये हमारी। अगर मैं कोण ए दे करके बात करूं तो लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। इतना सबको क्लियर है। अब समकोण त्रिभुज की भुजाओं में एक विशेष संबंध होता है। क्या होता है वो संबंध, कोई बताएगा। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है, पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल सही है। तो इसकी भुजाओं में संबंध होता है, ध्यान दो बच्चों, काय में संबंध, काय में संबंध, भुजाओं में। किसकी भुजाओं में, इसकी भुजाओं में संबंध होता है AC स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये तो आप जानते ही हो, ये काय के बीच में संबंध है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध। क्या सभी समझ रहे हैं। अब इसके कोणों में भी संबंध होता है, कोई बताएगा क्या संबंध होता है इसके कोणों में। नहीं, मैंने कहा कोणों कोणों के बीच में क्या संबंध होता है। तो इसमें कोणों के बीच में संबंध होता है, केवल किसके लिए बता रहा हूं, समकोण त्रिभुज में कोणों में संबंध होता है, समकोण त्रिभुज के कोणों में।
इनमें संबंध होता है एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल ए प्लस एंगल सी, अर्थात इसमें एक कोण का मान यानी समकोण का मान अन्य दो कोणों के फल के होता ही है, क्योंकि ये वाला कितने का होता है और तीनों का टोटल कितना होता है, इन दोनों का 90 बचेगा, इन दोनों का टोटल 90, ये 90, तो इन दोनों का टोटल इसके बराबर नहीं हो जाएगा। ये केवल किसमें होता है, जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से किसी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं ना, ऐसे ही हम इस कोण के आधार पर भी किसी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं। आगे ना बात समझ में आगे। अब आता है बताओ कोणों और भुजाओं में क्या संबंध होता है, कोणों व भुजाओं में संबंध नहीं, तो कोणों और भुजाओं में जो संबंध होता है उसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये संबंध कितने तरीके से होता है, 6। भाई साइन क्या बताता है, अगर मैं आपको बताऊं साइन थीटा में से थीटा ले लूं तो साइन थीटा क्या बता रहा है, ये बता रहा है थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा की कौन सी भुजा, सम्मुख भुजा। आप लोगों ने 10th क्लास में ठीक से नहीं समझा उसको। और यहाँ पर क्या आएगा, कर्ण भुजा, क्या आएगा, और सम्मुख भुजा को ही बोला जाता है लंब, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा लंब और नीचे आ जाएगा कर्ण, ये आप बोलते। अब यहाँ पर लंब है ए बी और कर्ण है ए सी। तो बताओ ये जो मैंने एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखा है, ये जो मैंने सूत्र लिखा, तो ये किसके बीच में संबंध बता रहा है, कोण और भुजाओं के बीच में। किसके बीच में संबंध बता रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध को। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है, भुजाओं के बीच में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन साइड। ये क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन एंगल। और ये क्या बताते हैं, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल, ठीक है ना। तो कोणों और भुजाओं में संबंध बताने वाले ये अनुपात होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, इन पर ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। मैं यहाँ पर सिर्फ नाम बोल देता हूँ। पहला साइन, साइन का पूरा नाम SINE, साइन लिखते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्या। दूसरा कोसनिक, कोसाइन, पूरा नाम क्या है उसका, कोसाइन, COSINE, कोसाइन। कोसाइन को क्या लिखते हैं, कॉस, हिंदी में बोलते हैं कोज्या, हिंदी में क्या बोलते हैं। तीसरे वाले का नाम है टेंजेंट, पूरा नाम क्या है उसका, टेंजेंट, लिखते क्या है टेन, टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या। चौथा होता है हमारा कोसेकेंट, कोसेक लिखते ना आप, कोसेक को बोलते हैं कोसेकेंट। चलो मैं साइन हो गया, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोसेकेंट, पांचवा सेकेंड और अगला कोटेंजेंट, ये होगा 6। तो साइन का पूरा नाम लिखते हैं SINE, कॉस का पूरा नाम क्या है कोसाइन, टेन का पूरा नाम क्या है टेंजेंट, कोसेक का पूरा नाम क्या है कोसेकेंट, कोसेकेंट, सेक का पूरा नाम क्या है सेकेंड, और कोट का पूरा नाम क्या है कोटेंजेंट। इसको बोलते हैं ज्या, इसको बोलते हैं कोज्या, इसको बोलते हैं स्पर्शज्या, इसको व्युत्क्रमज्या, इसको व्युत्क्रम कोज्या, इसको व्युत्क्रम स्पर्शज्या। हिंदी में नाम याद हो गए कि हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इसी को अपन लिखते हैं साइन है, इसको क्या लिखते हैं कॉस है, अगर एंगल ए ले लें तो इसको टेन ए, इसको कॉसेक ए, इसको सेक ए, सेक SEC सेक ए, और इसको कॉट ए, ये लिखते हैं ना अपन। तो ये तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए है ना, इनके बारे में हमारा थोड़ा सा नॉलेज हो गया। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा है, इसके अलावा आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध भी पढ़ा है ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, पूछूंगा नहीं, हाँ तो बोलो। एक तो आपने पढ़ा है त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, पहली थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, दूसरी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तीसरी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस
कॉट स्क्वायर इंच। ये 3 थी। अब इन 3 से पक्षांतर करके 5 5 5 1 से बनेगी, और समझ गया ना। तो वो हमारे फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर सीधे यूज होंगे। अब मैं इसलिए इन पर बात कर रहा हूं कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी उनका प्रयोग हो जाएगा तो आपको याद होने चाहिए पहले से, ठीक। अब हम यहाँ पर विशेष तौर से बात कर रहे हैं वो कोण के बारे में। यहाँ पर अभी कोण, एंगल, कोण किसे कहते हैं? तो आपने इसकी कई परिभाषाएं छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अगर दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं तो उनके बीच की आकृति को कोण कहते हैं, आदि आदि, ठीक है ना। यहाँ पर हम कोण को पढ़ेंगे घूर्णन की माप के रूप में। क्या के रूप में? तो किसी रेखा के घूर्णन की माप कोण कहलाएगी। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए किसी किरण की प्रारंभिक स्थिति है। कौन सी स्थिति है? जो उसकी प्रारंभिक स्थिति है किसी किरण की, ध्यान देना बच्चों, है ना। अब यहां से ये घूम जाती है। अब ये दो तरीके से घूम सकती है। इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत, या वामावर्त। क्या बोलेंगे इसको? ध्यान देना, अगर यहां से ऐसे जा रही है तो इसको बोलते हैं वामावर्त दिशा। कौन सी दिशा बोलेंगे? कौन सी बोलेंगे? मैं ऐसे खड़ा हूं, बाएं हाथ की ओर जा रही है, वामावर्त। या इसी को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी को क्या बोलेंगे? क्लियर है ना। अब ऐसी भी तो जा सकती है, ऐसी भी तो जा सकती है। इसको बोलेंगे दक्षिणावर्त कोण। कौन सा? दक्षिणावर्त घूर्णन होगा ये। और इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी कैसी चलती है? ऐसी चलती है ना, इसलिए इसका नाम क्या है? क्लॉकवाइज। या इसी को बोलेंगे दक्षिणावर्त हो गया, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, या बस हो गया, दो तरीके से, ठीक है ना, दो इसके। अब मान लीजिए ये घूम करके ऐसी हो जाती है। अब देखो ये ऐसी घूमी है, ये मैंने यहाँ पर एंगल बना दिया डायरेक्शन। कौन तरफ घूमी है? ऊपर की ओर। इस समय मान लो थीटा कोण बना रही है। तो ये जो कोण होता है, अगर कोई कोण वामावर्त दिशा में मेजर किया जाए, मापा जाए, यदि किसी रेखा के घूर्णन को वामावर्त दिशा में मापा जाए तो इसको बोलते हैं धनात्मक कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? ये धनात्मक कोण या पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, है ना, पॉजिटिव एंगल है ये। और अगर मान लो ये है उसकी प्रारंभिक स्थिति, और ये प्रारंभिक स्थिति से किस तरफ घूमती है? नीचे की ओर, दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाती है। ऐसे हम एरो बना के दिखा देंगे ऐसे। इस समय मान लीजिए कोण बना, इसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल। कौन सा एंगल क्या रहेगा ये? तो बताइए धनात्मक कोण कौन से कहलाते हैं? जो वामावर्त दिशा में मापे जाते हैं वो धनात्मक कोण कहलाते हैं। सबको क्लियर हो गया? और जो कोण दक्षिणावर्त दिशा में मापे जाते हैं वो ऋणात्मक कोण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि यह रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से माइनस 30 अंश का कोण बना रही है, तो आप समझ जाओ ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? नीचे जाना है। अगर मैं कहूं कि ये रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से 45 अंश का कोण बना रही है तो कहाँ जाना है? ऊपर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये अगर इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है ना। तो आपने जाना कि कोण पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव कोण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं और नेगेटिव कोण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं। कोण समझ गए सभी? अब बच्चों कोण मापने के लिए पद्धतियां, तो आप लोगों ने जो पढ़ी है अभी तक डिग्री वाली, पढ़ी ना डिग्री वाली पद्धति। कोण को किसमें नापते हो? डिग्री में। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, आदि आदि पढ़ते हो ना। इसको बोलते हैं शास्त्रिक पद्धति। क्या बोलते हैं इसको अपन? कौन सी पद्धति बोलते हैं? शास्त्रिक। षटकोण वाले शास्त्र शुरू होगा, शास्त्रिक पद्धति, ठीक है ना। और कोण मापने की दो पद्धतियां और होती हैं। एक और होती है, उसको बोलते हैं वृत्तीय पद्धति, जिसमें हमें नापना है। कौन सी पद्धति? और एक और होती थी, वो पुरानी पुस्तकों में होती थी, कई साल पहले वो हट चुकी, ग्रेड पद्धति। कौन सी? तो हमें केवल दो पद्धतियों के बारे में जानना है। कौन कौन सी? शास्त्रिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। तो शास्त्रिक पद्धति में कोण का मात्रक डिग्री, मिनट, सेकंड लिया जाता है। क्या क्या लिया जाता है? और वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन लिया जाता है। रेडियन, ठीक है। पहले मैं आपको
छोटा सा भी दे रहा हूं साष्टिक पद्धति का, है ना। तो कोण माप रहे हैं कि साष्टिक पद्धति क्या बोलती है, साष्टिक पद्धति। तो बच्चों साष्टिक पद्धति देखो क्या कहती है, पढ़े अपन इसमें। इस पद्धति में क्या करते हैं, जरा पूरी बात ध्यान से सुनना, आपको बहुत काम आएगी। ये मैंने बनाया, जैसे मान लीजिए किसी रेखा की प्रारंभिक स्थिति है, तो इसके 1/4 गुणन, ये 2/4 गुणन, ये 3/4 गुणन, और इसको बोलेंगे एक संपूर्ण गुणन, बोलेंगे ना, एक चक्कर। तो 1/4 गुणन को बोलते हैं एक समकोण। क्या बोलते हैं, किसको, 1/4 गुणन को हम किसी रेखा के प्रारंभिक अवस्था से 1/4 गुणन को एक समकोण बोलते हैं। याद करिए, किसी रेखा के प्रारंभिक स्थिति से 1/4 गुणन को क्या बोलते हैं, क्लियर है ना। इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। कौन सी पद्धति में, तो साष्टिक पद्धति में एक समकोण को कितने भागों में बांटा जाता है, 90 भागों में बांटा जाता है। इसलिए एक समकोण में कितने अंश होते हैं, एक समकोण बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो एक समकोण में 90 अंश होते हैं। कौन सी पद्धति की बात कर रहा हूँ मैं, साष्टिक पद्धति की पूरी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें एक समकोण को, एक समकोण क्या कहलाता है, 1/4 गुणन, किसी सरल रेखा के प्रारंभिक स्थिति से 1/4 गुणन को एक समकोण बोलते हैं। क्लियर होगी ना बात। एक समकोण को कितने भागों में बांटते हैं, 90 समान भागों में बांटते हैं। तो एक भाग को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, एक भाग को क्या बोलेंगे, प्रत्येक भाग को 1 डिग्री बोलेंगे। और ये एक समकोण में कितने डिग्री हो जाएंगे। अब हम डिग्री वाले कोण, 1 डिग्री तो बहुत बड़ा कोण होता है, उससे भी छोटे कोण होते हैं। अब अगर मैं 1 डिग्री जो होता है, ये 1 डिग्री है ना, तो इसके अगर मैं 60 बराबर भाग कर दूं, कितने, 60 बराबर भाग कर दूं, तो एक भाग को बोलते हैं 1 मिनट। क्या बोलते हैं एक भाग को, 1 मिनट। तो हम कह सकते हैं इसमें 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, ये टाइम का यूनिट नहीं है, एंगल का यूनिट है, कंफ्यूज नहीं होना। मिनट यहाँ पर कोण का मात्रक है। सामान्य जीवन में मिनट समय का मात्रक है, लेकिन यहाँ इस अध्याय में त्रिकोणमितीय फंक्शन में मिनट काय का मात्रक है। तो मिनट कितना कोण कहलाता है, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा, 1 डिग्री का क्या कहलाता है, 1 मिनट। तो इसलिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। मिनट के लिए छोटा सा डैश लगाना है, ठीक है ना। अब 1 मिनट का कोण यही था ना, ये देखो, ये था, ये जो थे ना, ये कितने थे, डिग्री, डिग्री में 1 के 60 कर दिए तो क्या बन गया, मिनट। अब 1 मिनट का कोण बना है, हम इसके भी 60 हिस्से कर दें, कितने, तो प्रत्येक भाग को बोलेंगे 1 सेकंड। तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। सेकंड के लिए डबल डैश लगा देना है, या यहाँ पर लिखेंगे 60 सेकंड। तो ये है हमारी साष्टिक पद्धति। तो साष्टिक पद्धति में एक समकोण बराबर 90 अंश, एक अंश बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर, यहाँ पर कोण की मात्रा क्या क्या है, डिग्री, मिनट, सेकंड। इकाई की मात्रा है यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 25 17, इसका मतलब 25 डिग्री 17 मिनट, इसका मतलब क्या है। और मैंने लिखा 18 डिग्री 12 मिनट 39 पर एडेस, ये क्या लिखा है। आप समझ रहे, साष्टिक पद्धति बहुत छोटे कोण को नापती है, 1 डिग्री के 3600वें भाग को नाप ले रही है। साष्टिक पद्धति में हम 1 डिग्री के 3600वें भाग को नाप लेते हैं। अब इसके आपको विपरीत क्रम भी याद रखना है। कैसा, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिनट बराबर, तो आपको बोलना है 1/60 डिग्री, ठीक है ना। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 12 डिग्री के 60 में से को बोलते हैं। और 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट का 60वां हिस्सा, है ना। और अगर मैं 1 सेकंड को अगर मैं डिग्री में लिखूं तो 1/3600, वेरी गुड, डिग्री, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बताया है, ये सारा कुछ है साष्टिक पद्धति का। अब हमें क्या करना है, हम जब सवाल लगाएंगे ना,
तो मैं चेंज करना पड़ेगा। हमें मिनट और सेकंड में कोण दिए रहेंगे तो उनको हमें डिग्री में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे कि आप देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ एंगल लिखे होंगे, मिनट और सेकंड में लिखे होंगे वो, है ना। तो ये जो मिनट और सेकंड में एंगल लिखे हैं ना, अब कंफ्यूज नहीं होना है। किसी में डैश लगा हो ना तो मतलब वो मिनट है, और डबल डैश लगा हो तो क्या है वो, याद रहेगा। तो अगर आपको देखो डिग्री से मिनट में आना हो तो गुणा कर देना है। देखो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 2 डिग्री बराबर 120 मिनट, 3 डिग्री बराबर 180 मिनट, होता जाएगा, गुणा करना है। लेकिन अगर आपको मिनट से कस में जाना है डिग्री में तो भाग देते जाना। 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, 2 मिनट बराबर 2/60 डिग्री, 3 मिनट बराबर, बात समझ में आती है? आती है कि हमारी कौन सी पद्धति लिखी है। कितनी चीज को नोट कर लो आप। अब आते हैं हम बच्चों वृत्तीय पद्धति पर। अभी हमने पढ़ी कोण के मापन की साष्टिक पद्धति, अब हमें पढ़ना है कोण के मापन की, ठीक है ना। वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन होता है। इस पद्धति में कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है बच्चों, रेडियन। अब आते हैं कि एक रेडियन क्या है। हम पढ़ रहे हैं एक रेडियन कितना कोण होता है, ठीक है ना। तो सब बच्चे समझे एक रेडियन कितना कोण होता है, बोर्ड पर ध्यान दें। जैसे ये हमारे पास एक वृत्त है, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसकी त्रिज्या है r, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r, मतलब जो भी आपको लेना हो, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12, 15, 1, 3, 4, 18, कुछ भी लेना हो। ये एक हमारे पास वृत्त है, त्रिज्या r है। अब ध्यान से सुनना, इसकी त्रिज्या कितनी है। अब हम इसका r लंबाई का एक चाप लें। कितनी लंबाई का, जैसे मान लीजिए इसकी त्रिज्या 5 है तो हम 5 सेंटीमीटर लंबा चाप ले लें। अगर इसकी त्रिज्या 8 है तो 8 सेंटीमीटर लंबा चाप ले लें। ध्यान देना, अगर इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर लंबा चाप लेना है। तो कितना लंबा चाप लेना है, जितनी त्रिज्या हो। अगर त्रिज्या r है तो चाप की लंबाई भी कितनी लेनी है। अभी चाप के दोनों किनारों को सेंटर से मिला दो, मिला दिया। तो अब ये चाप केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है, ये कोण, इस कोण को बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे इसको, 1 रेडियन कोण ये कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या बन गई, किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप जो कोण अंतरित करता है उसे 1 रेडियन कोण कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं रेडियन। किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप जितना कोण अंतरित करता है उस कोण की माप 1 रेडियन होती है। तो अगर मान लीजिए त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो चाप कितना लेना पड़ेगा। अगर त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है तो चाप, तो ये हो गई 1 रेडियन की परिभाषा। क्या सबको क्लियर हो गई। तो r लंबाई का चाप कितना कोण बनाता है। देखो r लंबाई का चाप, ध्यान देना बच्चों, r लंबाई का चाप 1 रेडियन कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, जरा बोर्ड पर ध्यान देना। तो इकाई लंबाई का चाप कितना कोण बनाएगा, 1/r रेडियन। कितना कोण बनाएगा जल्दी बताओ, बनाएगा नहीं बनाएगा। ये r कहां चला जाएगा, बटे में। और 2πr लंबाई का चाप ले लो। 2πr मतलब परिधि, पूरी वृत्त की पूरी परिधि। तो 2πr लंबाई का चाप कितना कोण बनाएगा, 2πr बटे r रेडियन। इतना कोण बनाएगा, नहीं बनाएगा। अब मैं r से r काट देता हूं, क्या बात है, आ गया आंसर 2π रेडियन। कितना आया आंसर। इसका मतलब हुआ संपूर्ण वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का माप 2π रेडियन होता है। याद कर लीजिए, क्या संपूर्ण वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का माप कितना होता है। इसी को हम 360 डिग्री बोलते हैं।
शास्त्रीय पद्धति में वृत्त का संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? इसी को क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियन इन रेडियन सिस्टम। और इसी को बोलते हैं 360 डिग्री। किस सिस्टम में? शास्त्रीय वाले। तो शास्त्रीय पद्धति में इसी को बोलते हैं 360 डिग्री। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? अब सोच के बोलना, आधा वृत्त कितना कोण बनाएगा केंद्र पर? पाई रेडियन। वेरी गुड। कितना बनाएगा? और सोचिए आधे वृत्त का कोण कितना होता है? 180। इसका मतलब 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। 180 डिग्री में याद हो गया? याद हो गया? अच्छा, 1/4 कितना बनाएगा वृत्त का? 1/4 भाग पाई/4 कितना बनाएगा? अरे 2 पाई आर बटे 4, नहीं पाई/2, सॉरी पाई/2 बनाएगा 1/4। भाई कितना बनाएगा? 2 पाई आर में 4 का भाग दे दो, हो गया 1/4। तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 पाई में देना है। तो आंसर कितना आएगा? तो पाई/2 रेडियन, इसी को अपन एक समकोण बोलते थे। तो पाई/2 रेडियन में कितने अंश हो जाएंगे? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम बातों में वृत्तीय पद्धति और शास्त्रीय पद्धति में संबंध क्या पढ़ लिया हमने? वृत्तीय पद्धति और शास्त्रीय पद्धति में संबंध पढ़ लिया। ठीक है, तो ये कैसे आया अब आपको याद रहेगा। तो वृत्त के लिए वृत्तीय पद्धति में संपूर्ण वृत्त का कोण कितना होता है? 2 पाई रेडियन। कितना होता है? अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां देखिए। अब मैं आपको बता रहा हूं इस पद्धति में अगर आपको वृत्तीय पद्धति में अगर आपको कोण निकालना है, कोण जैसे अभी आपने क्या निकाला? ऊपर 2 पाई आर ले लिया था, नीचे आर ले लिया था। 2 पाई आर था चाप और आर क्या थी? त्रिज्या। तो वृत्तीय पद्धति में कोण का सूत्र होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कौन सी पद्धति में? तो वृत्तीय पद्धति में कोण निकालने का सूत्र होता है चाप बटे। लेकिन एक बात याद रखना, कौन सी पद्धति में निकला है? तो फिर कोण का मात्रा क्या होगा? ये सूत्र तभी लगाओगे जब कोण आपको रेडियन में दिया हो, और यदि आपको कोण निकालना है तो रेडियन में निकलेगा, है ना। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और यहाँ पर कोण का मात्रा क्या होता है? रेडियन होता है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है। इसलिए इस सूत्र का प्रयोग केवल वहीं करना है जहां पर कोण अगर दिया है तो किस में दिया होना चाहिए? अगर कोण रेडियन में नहीं डिग्री में दिया है तो पहले चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये सूत्र आपको याद रखना है, ये सूत्र है वृत्तीय पद्धति के लिए, ठीक है। अब ध्यान दें, अभी हमने सीखा कि 2 पाई रेडियन, 2 पाई बराबर कितने अंश होता है? 360 अंश। तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा? 360 बटे 2 पाई डिग्री। नहीं होगा, इसको काट दो तो 1 रेडियन बराबर कितना आ जाएगा? 180 बटे पाई डिग्री। एक संबंध बन गया। क्या संबंध बन गया? 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई। 2 रेडियन बराबर 2 गुणित 180 बटे पाई। नहीं होगा। अच्छा, थीटा रेडियन बराबर थीटा गुणित 180 बटे पाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर आपको रेडियन को कोण रेडियन में दिया है और इसको डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। क्या कर देना है? अगर आपको कोण रेडियन में दिया है और तुम्हें काय में चाहिए है? डिग्री में, तो क्या करना है? कितने से गुणा करना है? 180 बटे, ठीक है ना। अब यहां देखिए, 1 रेडियन बराबर कितना होता है? पाई का मान कितना होता है? यहाँ पाई की वजह से 7 रख करके हल करोगे तो उत्तर आएगा 57 डिग्री 17 मिनट लगभग 45 सेकंड। कितना आएगा? 57 डिग्री 17 मिनट और लगभग 45 सेकंड। ये वैल्यू आपको बुक में दी है, हाईलाइट करिए। 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है? वैल्यू बुक में दी है, दिख गई? हाँ, कितनी लिखी है? आपको लगभग 57 डिग्री लिखी होगी। कितनी लिखी है? 16। तो अपन अप्रोक्स 17 मिनट ले लें तो 57 डिग्री 17 मिनट लगभग मिल गई आपको। ये कितने का मान है?
1 रेडियन। हाईलाइट कर लो, परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 57 डिग्री, लगभग 17 मिनट। ठीक है ना, लगभग बोल दिया ना। यहाँ पर 16 मिनट के बाद सेकंड है, 16 मिनट के बाद हाँ तो निकटतम लिखा है तो अपन उसी को बोल देंगे, तो ऐसे ही बोल दो। तो इतना समझ में आ गया आपको। तो आपने सीखा 1 रेडियन में कितने डिग्री, तो अप्रोक्स माने लगभग 57 डिग्री 16 मिनट। ठीक, आपका आंसर ले लेते हैं। और अगर मुझे रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करना है? 180/π से। अब इसका उल्टा चलते हैं, 360 डिग्री मतलब 2π रेडियन। बोर्ड पर ध्यान देना, 2π। तो 1 डिग्री मतलब 2π/360 रेडियन। काट दो, कितना आएगा? तो 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। वेरी गुड। तो इससे अपन ने क्या सीखा? 2 डिग्री बराबर 2 गुणित π/180, 3 डिग्री बराबर। तो बताओ x डिग्री बराबर x गुणित π/180। तो बताओ हमने ये क्या सीख लिया कि अगर हमें डिग्री से रेडियन में बदलना है, किससे? तो कितने का गुणा करना है? और अगर हमें रेडियन से डिग्री में बदलना है तो कितना सिंपल है, याद रखना। समझ आ रही ना बात? अगर हमें रेडियन को डिग्री में ले जाना है तो 180/π से गुणा करना है, और अगर हमें डिग्री से रेडियन में आना है तो π/180 से गुणा करना है। यह है संबंध शास्त्रिक पद्धति और वृत्तीय पद्धतियों के बीच। ठीक है ना बच्चों, इनको याद रखिए। अब हम अगले लेक्चर में इसके सवालों पर बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।